नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ट्रंप की जो वीकेंड प्लानिंग थी, ऐसा लगता है पूरी तरह से फेल हो गई है। गुरुवार से ही जो उन्होंने शुरू किया था कि ईरान बातचीत करना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, कुछ नहीं हुआ। ईरान ने बहुत साफ कह दिया कि हम बातचीत नहीं करेंगे और इसके बाद कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हम कोई समझौता नया नहीं करने वाले हैं, जो समझौता है वही लागू होगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होगा, ना ओमान के पास से कोई रास्ता निकलेगा और ना ईरान और ओमान का जो पानी है उसके बीच से कोई रास्ता निकलेगा। होर्मुज से कोई जहाज तभी गुजरेगा जब ईरान उसकी इजाजत देगा। एक कमेंट आया कालीबाफ का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक तरफा समझौतों का टाइम अब खत्म हो गया है। वो दौर खत्म हो गया जब समझौते एक तरफा होते थे पूरी तरह से अमेरिका के फेवर में। दरअसल समझौते एक तरफा तभी हो सकते हैं जब अमेरिका जंग जीते और ईरान ये मानता है, और ना केवल ईरान, अब तो इंडिया के अंदर जो भक्त हैं वो भी इस बात की तस्दीक करने लगे हैं कि इस जंग में पूरी तरह से ईरान की जीत हुई है। तो ईरान जंग में जीत कर जो हासिल कर चुका है उसको समझौते के टेबल पर नहीं गंवाएगा, ये मतलब था कालीबाफ के कहने का। और उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं, अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किए और ईरान ने पलटकर अमेरिकी अड्डों पर अटैक किए, खास तौर पर कुवैत, बहरीन और यूएई के अड्डों पर अटैक किए। लेकिन इस बार ओमान को भी नहीं छोड़ा। ओमान में भी जो अमेरिकी अड्डा है उस पर भी अटैक किया। ओमान में क्यों अटैक किया और कहां कहां कैसे कैसे अटैक हुए, कैसे ये अटैक पिछले अटैक से अलग है और कैसे जंग बढ़ने की अब जो आशंका है, जो खदशा है जंग बढ़ने का, वो बढ़ता जा रहा है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन पहले दो बातें और करनी जरूरी हैं। एक बात तो ये कि मुस्तफा खामनेई का बयान आया, मुस्तफा खामनेई का लंबा बयान सामने आया। मुस्तफा खुद तो बाहर नहीं आए, कहा जा रहा था कि जुमे को वो बाहर आएंगे, लेकिन बाहर नहीं आए। अभी तक उनकी कोई तस्वीर, उनका कोई वीडियो सामने नहीं आया है, लेकिन एक लंबा बयान सामने आया। अगर इस बयान को देखें तो इसमें दो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट थी। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि सैयद अली खामनेई, आयतुल्लाह खामनेई हुसैनी थे और इस तरह से हुसैन की जो पूरी परंपरा है, करबला की जो पूरी परंपरा है, उसको सामने लेके आए और उससे जोड़ दिया ईरान के वार को और ईरान की लीडरशिप को। मतलब क्या हुआ? मतलब उनका बहुत साफ कहना था कि ईरान हक के लिए लड़ रहा है। ईरान जो है मॉडर्न यजीदियों से अगर लड़ रहा है तो वो हक के लिए लड़ रहा है और वो हक के रास्ते पर है। उन्होंने अपने बाप के लिए, आयतुल्लाह खामनेई साहब के लिए कहा कि वो हुसैन की तरह जिए और हुसैन की तरह मरे। यानी बहुत साफ साफ शहादत वाली जो बात है वो सामने लेकर आए, नंबर एक। लेकिन नंबर दो, जो बात इससे निकलती है, जो इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ईरान की आवाम ये चाहती है कि हाल में जो दो वार हुए हैं, एक 12 रोजा जंग और एक जो अभी जंग तकरीबन चल ही रही है, इन जंग में जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, इन शहीदों का बदला लिया जाए। आयतुल्लाह अली खामनेई का भी बदला लिया जाए। जिन साइंटिस्टों को मार दिया गया, जिन लीडर्स को उनके साथ मार दिया गया, उनका भी बदला लिया जाए। और ये बात उन्होंने कही कि ईरान की आवाम ये बात चाहती है। अब आप यहां पर याद कीजिए कि जब अमेरिका से बातचीत चल रही थी उस समय मुस्तफा खामनेई का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बातचीत के फेवर में नहीं हूं, मैं अमेरिका से किसी समझौते के फेवर में नहीं हूं, लेकिन चूंकि हमारे लीडरान चाहते हैं कि समझौता हो तो मैंने कहा ठीक है, ये भी करके देख लो। अब उन्होंने ईरानी अवाम के हवाले से यह कहा है कि ईरान की अवाम चाहती है कि बदला लिया जाए। यहां पर मैं आपको याद दिला दूं कि आयतुल्लाह खुमैनी के जो साहबजादे हैं उनका भी बयान आया था और वो बयान कोई ट्विटर पर नहीं आया था। वो बयान बाकायदा वीडियो बयान था जो जनता के बीच में बोलते हुए आया था और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि अमेरिका से बदला लेना चाहिए, समझौता नहीं करना चाहिए। तो इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो यह देखा जा सकता है कि ईरान की डिप्लोमेसी है, एक तरफ से बदला लेने की बात की जा रही है और दूसरे तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। और बातचीत करने को तैयार होने के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि अगर समझौते से दाएं बाएं होंगे तो हम भी अटैक करेंगे, अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो हम भी अटैक करेंगे। यह ईरान की पूरी पॉलिसी है और इस पॉलिसी को बहुत कायदे से समझना जरूरी है। मुस्तफा अली खामनेई का जो ये बयान आया है, ये बयान लिखा हुआ आया है, हाथ से लिखा हुआ बयान आया है। वो ये बताने के लिए जनता को है कि वो हयात हैं,
वो अपने हाथ से लिख सकते हैं, वो पूरे होशो हवास में हैं। अगर वो बाहर नहीं आ रहे हैं तो उसकी अपनी वजहें हैं। अभी नहीं चाहता ईरान के इजराइल को मौका मिले उनको निशाना बनाने का, लेकिन वो जिंदा हैं, हयात है, साथ में होशो हवास में हैं और कंट्री को लीड कर रहे हैं। हाथ से लिखे बयान का मानी यही है। अब ये बदले वाले से एक और घटना हुई है, जो दूसरी घटना मैं कह रहा था, जिस पर बात कर लेना जरूरी है। जंग की डिटेल्स पे जाऊं उसके पहले, जंग की डिटेल्स तो आपको चारों तरफ मिल ही जाती हैं। किस शहर पे हमला हुआ, क्या हुआ, वो सब तो मैं बताऊंगा, आपको हर कोई बता रहा है, लेकिन इन बातों को अलग से समझना जरूरी है। लिंडसे ग्राहम, जो लोग मेरा चैनल देखते हैं वो लिंडसे ग्राहम के नाम से बिल्कुल परिचित होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप रेगुलर मेरा चैनल देखते हो और लिंडसे ग्राहम को ना जानते हो। और अगर रेगुलर नहीं देख रहे हैं तो रेगुलर देखने के लिए सबसे आसान काम है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो बेल बटन होता है दबा लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच सके। खैर, बात जो हो रही थी वो लिंडसे ग्राहम की बात हो रही थी। लिंडसे ग्राहम अमेरिका का सीनेटर है, था, अब हो गया है, और अमेरिका का सीनेटर होते हुए इजराइल का सीनेटर ज्यादा लगता रहा है। उसकी अगर ख्वाहिशें आप देखिए तो गजा के ऊपर एटम बम गिराने की बात कर चुका है, ईरान को 3 से 4 दिन में तबाह कर देने की बात कर चुका है, और रशिया यूक्रेन वार में अभी वो गया था यूक्रेन में था। अभी यूक्रेन पे बहुत सारी बात होगी, गौर से सुनिएगा। अभी जब वो गया था तो उसने कहा था कि जो मुल्क रशिया से तेल खरीद रहे हैं उन मुल्कों के ऊपर 500% का टैरिफ लगा देना चाहिए। यानी एक बात आप समझ लीजिए कि इजराइल का दोस्त होने का मतलब हिंदुस्तान का दोस्त होना नहीं है। यह खास तौर पे भक्तों को मैं बता रहा हूं। इजराइल का वो दोस्त है, इजराइल के लिए अमेरिका को कुर्बान करने को तैयार था। उसने यहां तक कहा था, अमेरिका से पूछा गया कि आप अमेरिका के साथ हैं या इजराइल के साथ हैं, तो उसने कहा था मैं आखिरी सांस तक इजराइल के साथ रहूंगा। तो इजराइल का तो दोस्त था वो। इजराइल को पैसे भिजवाने हो, हथियार भिजवाने हो, हर चीज में इजराइल की भाषा बोलता था लिंडसे ग्राहम। लेकिन रशियन तेल खरीदने पर जब 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा था तो उसने एक बार नहीं सोचा कि हिंदुस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब उसकी अचानक से खबर आई कि मौत हो गई, किसी बीमारी से मौत हो गई। अब देखिए, ये अपने आप में जरा परेशान करने वाला सवाल है। 10 तारीख को वो यूक्रेन में था, वहां से वीडियो आए थे, वहां से सब कुछ आए थे, और 12 तारीख को अचानक खबर आती है कि लिंडसे ग्राहम मर गया। 11 को कहां था नहीं पता, अब कहा जा रहा है अमेरिका लौट आया था, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है वो अमेरिका नहीं लौटा था। अब आप देखिए कि 11 तारीख की रात को यूक्रेन में उसी जगह पर हमला हुआ था जिस जगह से वीडियोस और फोटोग्राफ आए थे लिंडसे ग्राहम के। और कई लोगों का यह कहना है कि लिंडसे ग्राहम उसी हमले में शिकार हुआ, यानी रशिया ने लिंडसे ग्राहम को मार दिया। कई सारे लोगों का कहना है। अब जब जो आदमी यूक्रेन के साथ, कहा जाता है कि अमेरिका में अगर यूक्रेन के साथ सबसे ज्यादा कोई खड़ा था तो वो लिंडसे ग्राहम खड़ा था। 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा था रशिया को, जिनको तेल बेचता है, उनके ऊपर। तो ऐसे आदमी को अगर रशिया मार दे तो कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो पहली थ्योरी ये चलाई जा रही है कि रशिया ने उसको मार दिया है, अमेरिका इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। दूसरी थ्योरी ये चलाई जा रही है कि मुस्तफा खामनेई का जो बदले वाला बयान आया था उसके बाद ईरान के किसी स्नाइपर ने उसको मार दिया है। थोड़ी मुश्किल थ्योरी है, ईरान ने भी कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है और एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए, लेकिन संभावना इसकी भी बताई जा रही है कि ईरान ने उसको मरवा दिया है। और तीसरी संभावना जो बताई जा रही है, आपको याद होगा कि ट्रंप लगातार कहानियां सुना रहा है कि ईरान उसकी हत्या करना चाहता है। तो तीसरी कहानी जो सुनाई जा रही है वो ये सुनाई जा रही है कि बहुत मुमकिन है कि इजराइल के मोसाद ने ही लिंडसे ग्राहम को मरवा दिया हो, ताकि ट्रंप को यह मैसेज दिया जा सके कि अगला नंबर तुम्हारा है। आप समझ रहे हैं इस बात को? मोसाद कुछ भी कर सकता है, उसके लिए दोस्त दुश्मन में कोई खास फर्क नहीं है। तो ये 3 थ्योरीज आ रही हैं। हालांकि अमेरिका में लोगों का कहना है, लिंडसे ग्राहम के करीबियों का कहना है कि अमेरिका में उसकी डेथ हुई। अब जो आदमी इतना हट्टा कट्टा हो, बिल्कुल वीडियो जिसका आ रहा हो, बयान आ रहा हो, यूक्रेन गया हो, वो एकदम से अचानक से, और जिसके किसी बीमारी भी पहले से नहीं पता हो, कैंसर किसी को होता है, कोई और होता है, कोई ऐसी बीमारी भी उसको नहीं थी और परिवार तो था नहीं उसका, शादी भी उसने नहीं की थी, बच्चे भी नहीं थे। बताया जाता है उसके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस अलग थे। खैर, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, किसी का सेक्सुअल प्रेफरेंस कुछ भी हो, मुझे क्या करना है। लेकिन अचानक इस तरह से लिंडसे ग्राहम का मरना
अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अब लौटते हैं जंग की तरफ। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, और इस बार का हमला अलग क्यों है, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था कि इस बार का हमला अलग क्यों है। अभी तक जो हमले हुए थे वो सारे के सारे आर्मी ठिकाने पर हुए थे, मिलिट्री ठिकाने पर हुए थे। इस बार जो हमला हुआ है या जो हमले हुए हैं उसमें जो सिविलियन ठिकाने होते हैं, शहरी ठिकाने होते हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। जिन जगहों पर हमला किया गया है एक बार मैं उनके नाम आपको बता दूं। किश्म पर हमला हुआ है, सिरीक, बंदर अब्बास, जास्क, बुशहर, खोंदाब, बंदर मशहर, बेहबहान, अंदिमिश्क, देसफुल, अहवाज, अबादान और खुर्रम शहर जैसे इलाकों पर हमला किया गया है। इसमें जो एक हमला किया गया है वो जो खेतों के सिंचाई के लिए सेंटर था उस पर हमला किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक आदमी मारा गया है, एक ईरानी मारा गया है और 2 लोग घायल हुए हैं। कई जगह से आग वाग लगने की भी खबरें आई हैं, लेकिन ईरान ने इस बार भी सारे ठिकाने जो चुने हैं अटैक के लिए वो मिलिट्री ठिकाने हैं। लेकिन इसके साथ एक बयान दिया है। क्या क्या नुकसान हुआ है कुवैत में, बहरीन में, मैं बताऊंगा, लेकिन ईरान का यह बयान समझना बहुत जरूरी है। उसने कुवैत, बहरीन और यूएई के नागरिकों के लिए, वहां के शहरियों के लिए, आम लोगों के लिए एक बयान जारी किया है, और इस बयान में यह कहा है कि आपके यहां अमरीकी ठिकाने हैं और आपकी सरकारें अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल करने दे रही हैं हमले के लिए, इसलिए हमें हमला करना पड़ रहा है। और साथ में यह भी कहा है कि कुछ मुल्क तो इनमें ऐसे हैं जो पूरी तरह से अमरीकी ठिकानों में बदल चुके हैं, यानी पूरा मुल्क ही अमरीकन बेस बन चुका है। मुझे लगता है इशारा बहरीन की तरफ है और कुवैत की तरफ है। वैसे यूएई को भी आप बहुत बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूएई का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बिजनेस का और बाकी सब चीजों का है। अब ये जो बयान है, इस बयान का मानी क्या है वो समझिए। मानी ये है कि अभी तो हम मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा पूरा का पूरा मुल्क अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों में बदल चुका है या अमेरिका के ठिकानों में बदल चुका है। तो आने वाले वक्त में सिविलियन फैसिलिटीज पर भी हमला हो सकता है, गैर मिलिट्री ठिकानों पर भी हमला हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पूरे मुल्क को हम अमेरिका का बेस मानकर चल रहे हैं। ये एस्केलेशन से पहले की चेतावनी है। हालांकि इन मुल्कों की हिम्मत नहीं है कि इस चेतावनी पर कोई भी काम कर सके। अमेरिका से ये कहने की हिम्मत इनकी नहीं है कि हुजूर आला हमारी जमीन का इस्तेमाल बंद कीजिए, हमें नुकसान हो रहा है। आप देखिए, सऊदी अरबिया के ऊपर फिलहाल कोई हमला नहीं हुआ है, और जो ओमान में भी हमला हुआ है वो सिर्फ एक ठिकाने पर हमला हुआ है। हालांकि ओमान ने एक बयान जारी किया है जिसमें वहां के जो अमरीकी नागरिक हैं उनको कहा है कि आप सेफ इलाकों में रहिए। अब पहले देखते हैं कि ओमान वाला हमला क्यों हुआ, क्योंकि ओमान में जिस दिन हमला हुआ उसके एक दिन पहले अराक्ची साहब गए हुए थे ओमान, और ये उम्मीद की जा रही थी, एक्जियास वगैरह ये खबर फैला रहे थे कि ईरान इस बात के लिए तैयार हो चुका है कि एक रास्ता वो जहाजों को दे देगा। लेकिन वहां से लौटने के बाद अराक्ची साहब ने भी कहा, और बाकी बयान भी आए, कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कोई इलाका अमेरिका को नहीं देंगे। अब देखिए, ओमान के पास का जो वाटर है समंदर का, होर्मुज का, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जो वो इलाका है, वहां से अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा था जहाजें निकालने का, और वहां पर ही हमले हुए थे। जो कतर और सऊदी अरबिया फ्लैग जहाज थे उनके ऊपर वहां से ही हमले हुए थे। ये जो हमला हुआ है ये उसी बेस पे हुआ है जहां से अमेरिका उन जहाजों को सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहा था। ओमान ने इसकी मजम्मत की है और करनी ही चाहिए, आखिर मुल्क उसका है, जमीन उसकी है। लेकिन ओमान में बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से सिर्फ वहां हमला किया गया जहां से अमेरिका जहाजों को निकलने के लिए रास्ता बना रहा था, जहाजों को सिक्योरिटी दे रहा था। और इसीलिए ओमान ने भी बयान भले जारी कर दिया हो, लेकिन बहुत सीरियसली उसको लिया नहीं है। लेकिन अगर आप कुवैत, बहरीन और यूएई में देखेंगे तो ये हमले बहुत बड़े हमले हुए हैं। जैसे कुवैत के अंदर यूएस का जो हिमर्स मिसाइल लॉन्चर सेंटर है, यहां पर प्रीएम्प्टिव हमले हुए हैं, अमेरिकी हमले से पहले हमले हुए हैं। और बताया जा रहा है कि यहां पर लॉन्चर्स हैं, अमेरिका के रॉकेट मिसाइल लॉन्चर्स हैं, और यहां पर मिसाइलें भी बहुत सारी स्टोर करके रखी गई थी। और कहा यह जा रहा है कि ईरान ने इसको बुरी तरह से तबाह किया है, बहुत सारी मिसाइलें भी तबाह हुई हैं, लॉन्चर्स भी तबाह हुए हैं। और ईरान का यह कहना है कि 3 सैनिक अमेरिका के मारे गए हैं। कुछ जगहों पर आ रहा है कि
6 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि अमेरिकन सेंटकॉम ने तुरंत बयान दिया कि नहीं, कोई सैनिक हमारा नहीं मारा गया है, लेकिन कल यह खबर बहुत ज्यादा चर्चा में थी कि अमेरिकी सैनिक कुछ मारे गए हैं कुवैत के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहरीन का जो शेख ईसा एयरबेस है उस पर भी हमला किया गया है। वहां पर हेलीकॉप्टर्स का मेंटेनेंस होता है। P-8 जो जहाज हैं, अमेरिका के हवाई जहाज जो हैं, फाइटर प्लेन्स जो हैं, उनका हैंगर है और अमेरिकी सेना का ड्रोन कमांड है और कंट्रोल सेंटर है। ईरान का दावा है कि इनको निशाना बनाया गया और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा कुवैत में अगर आप देखेंगे तो अली अल सलेम एयरबेस पर हमला हुआ है। यहां यह कहा जा रहा है कि फ्यूल टैंक है और पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम है जिनको नुकसान पहुंचाया गया है। साथ में अहमद अल जाबेर जो एयरबेस है उसके रडार सिस्टम पर भी बुरी तरह से हमला किया गया है, उसको भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा अपने आसमान पे आए हर्मस ड्रोन्स को निशाना बनाया गया है। हर्मस ड्रोन, अमेरिका का एक कम से कम हर्मस ड्रोन गिरा है और ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं। अभी फिलहाल दोनों ने हमला अपना रोका हुआ है, लेकिन बहुत क्लियर है कि आगे भी हमले होने वाले हैं। दरअसल हुआ यह है कि ट्रंप अपने ही खेल में उलझ गया है। उसने एक समझौता किया। समझौते में पॉइंट हुआ कि 60 दिन तक होर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास होगा और वो वहां से जहाजों को निकलने देगा। अब वो कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल खाली कर दो, जैसा था वैसा कर दो, और वो करने के लिए ईरान तैयार नहीं है। तो ये एस्केलेशन चल रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई में बदल जाएगी? मुझे जो लगता है कि ये बहुत बड़ी लड़ाई में नहीं बल्कि कंट्रोल्ड एस्केलेशन में लगातार चलती रहेगी। यानी अब काफी दिनों तक आपको इस तरह की लड़ाई दिखाई देगी। कभी इधर से हमला होगा, कभी उधर से हमला होगा। पाकिस्तान और कतर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बातचीत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। और खामेनेई साहब के बयान के बाद, मुस्तफा खामेनेई के बयान के बाद ऐसा लगता है कि ईरान भी बहुत ज्यादा हाथ नहीं बढ़ाएगा दोस्ती का या समझौते का, बल्कि लड़ाई के रास्ते पर शायद ज्यादा तेज चलेगा। लेकिन ऐसे एस्केलेशन का खतरा यह होता है कि कभी भी ये बड़े एस्केलेशन में बदल सकता है। अब आखिरी सवाल जिसको समझना और जिस पर बात करना जरूरी है, कल देखा मैंने कई लोग कह रहे थे कि अरब मुल्कों पर तो हमला कर रहा है ईरान, लेकिन इजराइल पर हमला नहीं कर रहा है। देखिए, दो बातें यहां समझिए। पहली बात तो अरब मुल्क पर हमला नहीं कर रहा है। कुवैत, बहरीन या यूएई में एक भी अरब नहीं मारा गया है। एक भी आदमी, एक भी शहरी नहीं मारा गया है। एक भी शहरी मकान, फ्लैट या दुकान को नुकसान नहीं पहुंचा है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया गया है। दूसरी बात यह है कि अभी तक इजराइल ने भी कोई अटैक नहीं किया है, यानी इजराइल सीधे सीधे जंग में शामिल नहीं हुआ है। अब इजराइल पर हमला करने का मतलब होगा एस्केलेशन को अचानक 100 डिग्री बढ़ा देना, और यह बेवकूफी होगी कि अपनी तरफ से आप बढ़ा दीजिए। जिस दिन इजराइल से कोई मिसाइल चलेगी और ईरान में गिरेगी, जाहिर तौर पर ईरान इजराइल पर भी ऐसे ही हमला करेगा जैसे बाकी मुल्कों पर हमला कर रहा है। वो तो सऊदी अरबिया पर भी हमला नहीं कर रहा, जॉर्डन पर पहले दिन हमला किया फिर नहीं किया। तो अगर अरब मुल्क अपने आसमान और जमीन का इस्तेमाल बंद करवा दे, ईरान उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। और जाहिर है तब अमेरिका के पास एक ही रास्ता बचेगा कि वो इजराइल के बेस से हमला करे, तो इजराइल पर हमला होगा और लड़ाई बड़ी होगी। तो ये कहना कि अरब मुल्कों पर हमला कर रहा है, इजराइल पर हमला नहीं कर रहा है, गोया अरब मुल्कों से उसकी दुश्मनी हो और इजराइल से उसकी दोस्ती हो, ये बेकार की बात है। ये एकदम से बिना लॉजिक की बात है। जंग में दिमाग भी लगाना पड़ता है। ये पुराने जमाने की जंग नहीं है कि तलवार लेकर कूद गए, कट गए या काट दिए। ये मिसाइलें हैं, बहुत सोच समझ के चलानी पड़ती हैं, लाखों डॉलर की बनती हैं ये। तो कहाँ चलाना है, कहाँ नहीं चलाना है, ईरान वक्त के हिसाब से फैसला लेगा। अब दूसरा सवाल कि क्या ईरान का इसमें नुकसान नहीं हो रहा है? मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, ईरान का नुकसान हुआ है। मैंने आपको बताया एक वाटर फैसिलिटी पर हमला हुआ, और भी कई जगहों से आग लगने और बाकी सबका अंदेशा है, लेकिन ईरान इसके लिए प्रिपेयर्ड है। बड़ी बात यही है कि ईरान इसके लिए प्रिपेयर्ड है, पहले से तैयार है। आर्मी तैयार है, नेवी तैयार है, सब कुछ तैयार है।
तो अगर लड़ाई एस्केलेट करेगी तो ईरान आर पार की लड़ाई लड़ेगा, और अगर आर पार की लड़ाई होती है तो यह समझिए कि ट्रंप के लिए मुश्किलात लगातार बढ़ती रहेंगी। आप देखिए, फ्राइडे सैटरडे से कहानी चला रहे थे ये कि बातचीत के लिए ईरान ने कहा है, ये वो इशारा कर रहे थे कि चलो हो गया, मैंने 4 बम मार लिए, तुमने 4 बम मार लिए, अब आ जाओ बातचीत करते हैं, कोई रास्ता निकाल लेते हैं। इस बार ईरान ने बातचीत वगैरह के किसी जाल में फंसने की जगह अपने स्टैंड पर खुद को बिल्कुल टिका के रखा। नतीजा क्या हुआ? कच्चे तेल की कीमतें 3% से ज्यादा बढ़ गई हैं। ब्रेंट क्रूड जो है वो अब $78.49 पे पहुंच गया है। और सबसे मजा तब आएगा जब आज मंडे को अमेरिका का मार्केट खुलेगा और वहां पर कत्ल होगा जबरदस्त, और तब ट्रंप के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। देखिए उसका कितना असर होता है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन अब नजदीक आते जा रहे हैं, और लिंडसे ग्राहम के जाने का क्या असर होगा यह भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा एडवोकेट था वो। ईरान में कल खुशी तो नहीं मनाई गई, किसी की मौत की खुशी नहीं मनाई जानी चाहिए, लेकिन ईरान का जो मीडिया है उसने 2-2, 3-3 बार इस खबर को बताया, और ऐसे ही बताया कि अच्छी खबर है। अब जाहिर है जो आदमी वहां के सुप्रीम लीडर को मरवाने में, उनको शहीद करने में शामिल रहा हो, इस जंग में शामिल रहा हो, जो एटम बम गिराने की बात कर रहा हो, उसके मरने पर ईरान दुखी कैसे हो सकता है? तो फिलहाल ये हालात हैं, मामला बहुत टेंस है, लड़ाई आगे बढ़ेगी। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि अगले 2-4 दिन तक कंट्रोल तो नहीं ही होगा, और 2-4 दिन कंट्रोल नहीं हुआ तो एक छोटी सी चीज इसको फिर से फुल फ्लेज लड़ाई में बदल सकती है। जहां तक MOU और सीज फायर का मामला है तो वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पानी में दफन हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।